हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ईएसआईसी नॉर्सेट स्पेशल ओबीजी क्लास में ब्रेक का सेकेंड डे है। आज हम पढ़ने वाले स्पेशली पेप्टिक अल्सर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस इंपॉर्टेंट है। और ये पेप्टिक अल्सर पार्ट 2 के बाद अगेन ओबीजी को कैरी ऑन करेंगे। तो फटाफट एक बार लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि उन जरूरतमंद नीडफुल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को जेआईएनसी के द्वारा कंडक्ट की गई स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। आप इस इंपॉर्टेंट क्लास को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि आपकी जेएनसी हमेशा किसी भी सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहने की कोशिश करती है। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह सुरेश वेरी गुड इवनिंग, मोहन, सुरेचा, लक्ष्मी, पवन, आर के सैनी, गीता जाट, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी 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 गुड इवनिंग। ओके, क्लास को कैरी ऑन करते बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले पेप्टिक अल्सर पार्ट 2। और पार्ट 2 को कैरी ऑन करने से पहले जीवन में महत्वपूर्ण चीज जीत नहीं बल्कि संघर्ष है। सिंपल वे, जिंदगी में जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जीत नहीं बल्कि संघर्ष है। जब आप संघर्ष करोगे तो जीत तो मिलना तय है। मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब आपने संघर्ष की शुरुआत की है, जब आपने मेहनत की शुरुआत की है तो जीत मिलना तय है। तो डेफिनेटली यदि आपके लाइफ में संघर्ष एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आप लोगों के लिए एक सीख है बच्चों, हिम्मत मत हारना, चलते रहना। जेएनसी है ना आपके साथ। बस इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें। और आज की क्लास को कैरी ऑन करने के लिए हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपको देते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां पर आज ऑफर का तीसरा दिन है। सबसे बेनिफिशियल ऑफर जो आपका चल रहा है, नॉर्सेट और एम्स 2021 ईएसआईसी स्पेशल रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स टीम जेआईएनसी के द्वारा प्रिपेयर किया गया, जहां पर कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस के साथ यूनिट 2 आई टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, इवन रीजनिंग, मैथ्स के साथ साथ इमरजेंसी नर्सिंग इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड भी पुट किया हुआ है। तो देर किस बात की इस ऑफर का फायदा उठाएं। ये ऑफर जो है सिर्फ आज 23 अप्रैल तक ही रहेगा, 23 अप्रैल तक रहेगा। और इसकी प्राइस जो अभी डिस्काउंटेड चल रहा है 5999 चल रहा है। तो देर किस बात की, जुड़िए जेएनसी परिवार से। फटाफट प्ले स्टोर पे जाइएगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करके इस इंपॉर्टेंट कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। फिर परचेज करने के बाद लॉग आउट, देन अगेन लॉगिन, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जुड़िए जेएनसी परिवार से, करें अपने सपनों को साकार। और आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब बात आती है कि यदि हमने पता लगा लिया कि पेशेंट को एच पाइलोरी प्रेजेंट है, तो यह ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑलमोस्ट बहुत सारी ड्रग्स हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। और ड्रग से जब पेशेंट ट्रीट नहीं होगा तो हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। इन ड्रग्स में साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में पेप्टिक अल्सर बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट डिजीज है। क्लासिफिकेशन, सिम्टम, ड्यूरेशन, बहुत कुछ पूछने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैनेजमेंट की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले मेरे मेडिकल मैनेजमेंट में H2 रिसेप्टर याद रखिएगा। दैट क्वेश्चन वी कैन से आस्किंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। H2 रिसेप्टर या H2 ब्लॉकर डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन। अब H2 रिसेप्टर H2 ब्लॉकर की बात करें तो सबसे पहला यहां पर मैंने पुट किया बच्चों सिमाटिटिडीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिएगा, सिमाटिटिडीन पढ़ेंगे, रेनिटिडीन पढ़ेंगे, बहुत कुछ ड्रग्स यहां पर पढ़ेंगे। सिमाटिटिडीन ये ड्रग यदि किसी पेशेंट को आप देते हैं तो इसका मेन काम H2 रिसेप्टर और H2 ब्लॉकर बोल सकते हो। ये ड्रग
क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू कि विच H2 ब्लॉकर ड्रग आर रिस्पॉन्सिबल कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों? सिमाटेटिडिन। क्या लिखना होगा? सिमाटेटिडिन। याद रखने का सिंपल तरीका, सी से सिमाटेटिडिन और सी से क्रॉस, किसको क्रॉस करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। याद रखना, ब्लड ब्रेन बैरियर आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन। ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेन में एंटर होने से। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सपोज ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, और ब्लड ब्रेन बैरियर में जो कैपिलरीज होती है बच्चों, वो कंटिन्यूअस कैपिलरीज होती है। याद रखना, दिस इज द कैपिलरीज, दिस इज द कैपिलरीज। ये जो दिख रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर, कैपिलरीज जो दिख रहा है, दैट वी कैन से कंटिन्यूअस कैपिलरीज बच्चों, कंटिन्यूअस कैपिलरीज। और कंटिन्यूअस कैपिलरी का मतलब दो कैपिलरी के बीच में कोई गैप नहीं है, तो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो अंदर एंटर नहीं होगा, वो सीधा फॉल डाउन हो जाएगा, और ब्रेन जो है आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। बट ये जो सिमाटेटिडिन ड्रग है, जो सिमाटेटिडिन ड्रग है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सिमेटाटिडिन जो ड्रग है, ये क्या करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, और क्रॉस करके कहां एंटर कर जाती है बच्चों? ब्रेन में। और क्या कॉज करेगा? कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, एंजाइटी और एजिटेशन, ये सारे नर्वस सिस्टम के सिम्टम को कॉज करेगा। तो हमेशा सिमेटाटिडिन ड्रग को देते समय बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। क्वेश्चन आएगा, विच H2 ब्लॉकर या H2 रिसेप्टर ड्रग्स आर रिस्पॉन्सिबल कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, कि वो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो आपको आंसर क्या पुट करना होगा बच्चों? सिमेटाटिडिन। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। अब और स्पेसिफिकेशन क्या यहां पर बन सकता है वो भी आपको देखना होगा। सिमेटाटिडिन को सिर्फ आप ऑरली दे सकते हो और इंट्रामस्कुलर दे सकते हो। आईवी डेंजर है, आईवी डेंजर है, ये हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है, डिसअरिथमिया कॉज कर सकती है। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि सिमेटाटिडिन ड्रग को कौन से रूट से, टैबलेट फॉर्म है तो ऑरली दे सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म है तो इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, और आईवी कैन कॉज हाइपोटेंशन एंड डिसअरिथमिया, क्योंकि यदि आईवी इस ड्रग को दिया तो डेफिनेटली ये क्या कॉज करेगा बच्चों? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, वेसोडाइलेशन कर देगा, और डिसअरिथमिया कर देगा, एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट, एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किसी भी पेशेंट को सिमेटाटिडिन ड्रग यदि देते हैं तो कौन से रूट से अवॉइड करना? तो आईवी। अब एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो एग्जाम में पूछा जाता है, हम बात करें सिमेटाटिडिन, सी से याद रखना सिमेटाटिडिन, सी से याद रखना क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और नर्वस सिस्टम में पहुंच के ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम कॉज करती है। तो जिस पेशेंट को यदि सिमेटाटिडिन ड्रग दिया है तो उसकी वजह से उसको सडेशन हो सकता है। तो ऑलवेज अवॉइड टू व्हीकल ड्राइविंग, मतलब सीधा है कि यदि कोई ड्राइवर है और उसको सिमेटाटिडिन ड्रग लिखा हुआ है तो उसको अवॉइड करना। पता चला बस को चलाते चलाते सो गया और बहुत सारे लोगों को भगवान के पास भेज दिया। तो ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी ये ड्रग किसी पेशेंट को एडवाइस की जाती है तो आप क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है कि सिमेटाटिडिन नर्वस सिस्टम में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और पेशेंट को सडेट कर देगा, एंजाइटी, नर्वसनेस, डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी डेवलप करेगा। तो व्हीकल को चलाना मना है। जैसे एक बात और बताता हूं, हम एक ड्रग पढ़ते हैं माइड्राटिक्स, एक ड्रग पढ़ते हैं बच्चों माइड्राट्रिक्स, और इस माइड्राट्रिक्स का काम होता है प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल डायलेशन। जब भी हम कैटरेक्ट के प्री ऑपरेटिव सर्जरी में या फिर आई एग्जामिनेशन में माइड्राट्रिक्स का यूज करते हैं, और ये क्या कॉज करता है? ब्लरीनेस। क्या कॉज करता है? ब्लरीनेस। तो इसीलिए जब भी हम आई एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि एक ड्रग यूज करेंगे जिससे प्यूपिल डायलेट होगा, फिर एग्जामिन करेंगे, फिर आपको इवन मोबाइल भी नहीं दिखेगा चलाना। तो शाम तक 5-6 घंटे तक इसका लॉन्ग इफेक्ट कभी कभी जब रहता है तो दिखेगा नहीं। तो डेफिनेटली उसको भी हम क्या कहते हैं कि ड्राइविंग को अवॉइड करना। तो बच्चों यहाँ पर सिमेटाटिडिन ड्रग की बात करें, सिमेटाटिडिन ड्रग किसी पेशेंट को चल रहा है तो कैन कॉज क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, आईवी नहीं देना है, और व्हीकल ड्राइविंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये ड्रग सडेशन कॉज करता है। क्या कॉज करता है? सडेशन कॉज करता है।
ओके फाइन। तो ये पहला इंपॉर्टेंट ड्रग मैंने यहाँ पर पुट किया H2 रिसेप्टर के बारे में, जहां पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा ड्रग देखिएगा रेनिटिडिन। आई थिंक एवरीबडी नो जिसको जेंटेक के नाम से, दैट विल बी टेक एट द बेड टाइम। रेनिटिडिन अगेन H2 रिसेप्टर, रेंटेक के नाम से 150 mg की भी आती है, तो इवन एसिलॉग को भी हम कंसिडर करते हैं। तो रेनिटिडिन को बच्चों हम ज्यादातर बेड टाइम देते हैं। और निज़ाटिडिन अगेन इंपॉर्टेंट, निज़ाटिडिन इफ द पेशेंट हैव लिवर डिसऑर्डर तो ओनली ड्रग ऑफ चॉइस। एक्चुअली क्या है, बाकी जितने भी जो ड्रग है वो लिवर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, और निज़ाटिडिन जो है वो लिवर के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो जब भी पेशेंट को कोई लिवर डिसऑर्डर है और लिवर डिसऑर्डर के साथ आप H2 रिसेप्टर ड्रग देना चाहते हो, H2 रिसेप्टर ड्रग देना चाहते हो, तो बेस्ट ड्रग कौन सी दे सकते हो बच्चों? निज़ाटिडिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से कि यदि पेशेंट को लिवर डिसऑर्डर है तो कौन सा H2 रिसेप्टर या H2 ब्लॉकर देते हैं, तो आपको आंसर लिखना होगा निज़ाटिडिन। निज़ाटिडिन अगेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स बच्चों। तो यहां पर सिमाटिडिन, रेनिटिडिन, निज़ाटिडिन। सिमाटिडिन can cause cross the blood brain barrier. Nizatidine, it is best drug to use patient suffer with the liver disorder. और रेंटेक अपना यूनिवर्सल है बच्चों, हर स्टूडेंट के पास रेंटेक की मेडिसिन मिलेगा। थोड़ा भी कुछ होता है उल्टा सीधा स्पाइसी तीखा खा के आ जाते हो और एक रेंटेक को अंदर भेज देते हो ताकि आपको रिलीफ मिल जाता है। तो रेंटेक वी कैन से कॉमनली बेड टाइम यूज करते हैं, खाना खाने से पहले देते हैं, एम्प्टी स्टोमक देते हैं। और इन तीनों ड्रग का काम होता है HCl के प्रोडक्शन को रोकना। यहां तक कोई इश्यू? ओके फाइन। अब फर्दर देखें बच्चों, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अगेन इंपॉर्टेंट ड्रग है, PPI। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नाम से ही पता चल रहा है, इनहिबिटर का मतलब होता है टू इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ HCl। और ये क्या करता है? सप्रेस करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। और गैस्ट्रिक एसिड कौन है? HCl पेप्सिनोजन। ये अलग अलग सेल से सिक्रीट होता है, अलग अलग ग्लैंड में इनके सेल लोकेटेड होता है। और ये PPI जो है उन सेल को सप्रेस करेगा तो प्रोडक्शन कम होगा। और PPI में बहुत सारी ड्रग्स है, जैसे इसामीप्रेजोल है जिसको नेक्सियम बोलते हैं, एंड लेंसाप्राजोल जिसको प्रीवासिड बोलते हैं, देन ओमीप्राजोल जिसको प्रिलोसेक बोलते हैं, देन पेंटाप्राजोल जिसको प्रोटोनिक्स बोलते हैं, और रेबीप्राजोल जिसको एसीफैक्स बोलते हैं। ज्यादातर हम यूज करते हैं बच्चों पेंटाप्राजोल, ज्यादातर हम यूज करते हैं पेंटाप्राजोल। तो सिंपल इट इज PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर ड्रग रिस्पॉन्सिबल टू सप्रेस गैस्ट्रिक या एसिड प्रोडक्शन। और इस ड्रग में डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल यूज करते हैं। और याद रखना बच्चों, इस ड्रग का साइड इफेक्ट है एक्लोरेडिया। मैंने पढ़ाया था एक्लोरेडिया का मतलब क्या हुआ? अब्सेंस ऑफ HCl प्रोडक्शन। जब पेशेंट को गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन सप्रेस हो जाएगा तो HCl का प्रोडक्शन नहीं होगा। HCl का प्रोडक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली उसको एक्लोरेडिया बोलते हैं। बाकी हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन और नोजिया हो सकता है। यहाँ पर ये मेन साइड इफेक्ट है, PPI का, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकते हैं। पहला ड्रग मैंने आपको पुट किया, दैट वी कैन से H2 रिसेप्टर। ये ड्रग आपको याद रखना। ये ड्रग क्यों याद रखना है? आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यदि पेशेंट को इन ड्रग से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो ट्रिपल थेरापी यूज करते हैं, क्वाड्रिपल थेरापी यूज करते हैं। ट्रिपल थेरेपी में 3 कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देते हैं, क्वाड्रिपल थेरेपी में 4 कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देते हैं। उससे भी आराम नहीं मिलता है तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर H2 रिसेप्टर और H2 ब्लॉकर पढ़ा, दूसरा हमने PPI पढ़ा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अभी भी हम एंटासिड पढ़ेंगे, इवन हम लोग म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट पढ़ेंगे, एंटीबैक्टीरियल पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक पढ़ेंगे। बहुत सारी ड्रग्स यहाँ पर यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर में। पेप्टिक अल्सर का कॉज H पाइलोरी था, उसके लगा कुछ ड्रग्स NSAIDs, एस्प्रिन, अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बट इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट ड्रग्स को यूज करते हैं ना, हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यहां पर इफेक्टिव काम करती है। एक सिंगल ड्रग इतना जितना इफेक्टिव नहीं करेगा उतना कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यहां पर इफेक्टिव वर्क करेगी। बच्चों ध्यान से देखना, यू कैन सी एवरीबडी। नेक्स्ट मैंने पुट किया बच्चों म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। आपको अच्छे से याद है इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या था बच्चों? म्यूकोजा। इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या था? म्यूकोजा। और आपने पढ़ा
पेप्टिक अल्सर जब हमने पढ़ा, पेप्टिक अल्सर का मीनिंग जब हमने पढ़ा, तो ये क्या कर रही थी, इसी म्यूकोजा को क्या कर रही थी, ब्रेक डाउन। क्या कर रही थी बच्चों, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन होने की वजह से HCl जो है ज़्यादा बाहर आने लग जाता है, और HCl ज़्यादा बाहर आने की वजह से ये लेयर कंप्लीटली डैमेज हो जाती है, इरोज हो जाती है। उसी को हमने पेप्टिक अल्सर पढ़ा। अब ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट जो होगा, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट जो होगा, ये क्या करेगा, इसी म्यूकोजा के ऊपर एक परत बना लेगा, इसी म्यूकोजा के ऊपर एक परत बना लेगा, जिसकी वजह से जब भी कोई फूड या इनटेक आप करते हो, तो जो HCl या सब्सटेंस को जो आना चाहिए, दैट वी कैन से इनटू द ल्यूमन, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लेयर बनी हुई है, ये जो लेयर बनी हुई है जिसको बोलते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव लेयर, इस लेयर की वजह से डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएगा। किसका, इनर मोस्ट लेयर। तो ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट में हम लोग सुक्राल फैट का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग है, एग्जाम में कई बार पूछी हुई बच्चों, सुक्राल फैट। सुक्राल फैट का काम है, कभी कभी कैरा फैट बोलते हैं, फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव बैरियर अराउंड द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। मतलब सीधा है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसके अराउंड प्रोटेक्टिव बैरियर को फॉर्म कर लेती है, और इस लेयर को अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। द सिरप, ज्यादातर सुक्राल फैट को बच्चों हम लोग सिरप फॉर्म में यूज करते हैं, और सुक्राल फैट बहुत कॉमन पूछे जाने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ड्रग है, जो पेप्टिक अल्सर से पूछा जाता है। सिंपल पुट करना, इस ड्रग को देने के अलग अलग तरीके मैं आपको बताऊंगा, बट यहां आपको ये पता होना चाहिए कि सुक्राल फैट ड्रग का काम क्या है। ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, अंदर वाली लेयर के ऊपर एक परत बना लेता है, जिससे उस लेयर को प्रोटेक्ट होने में मदद मिलती है। अब सुक्राल फैट के लिए डियर नर्सेस की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉरी, डियर नर्सेस की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी इस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो अलग अलग तरीके से अब सुक्राल फैट ड्रग किसी पेशेंट को हम देते हैं, तो एक तो खाना खाने से 1 आवर प्रायर देना है। सीधा एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रायर देने से क्या फायदा है, प्रायर देने से क्या फायदा है भाई। जैसे ही फूड आपके माउथ में जाएगा, स्टोमक में पहुंचेगा, तो आपको याद है मैंने स्टोमक में फेजेस ऑफ सिक्रेशन पढ़ाया था, याद होगा, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। मैंने कहा था फूड को इनटेक करने से पहले 30% सिक्रेशन हो जाता है। मैंने ये भी कहा था फूड जब अंदर पहुंच जाता है तो मैक्सिमम सिक्रेशन होता है। और सिक्रेशन होगा किसका, बदमाश बच्चों, ये सिक्रेशन HCl, पेप्सिनोजन, इन्हीं का होगा। तो ये सिरप यदि हम 1 घंटा पहले ले लेंगे तो पूरे स्टोमक के इनर सरफेस पे प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी। फिर आप कोई भी फूड को इनटेक करते हो तो ये HCl और एक्सेसिव प्रोडक्शन का सिक्रेशन जो है वो आगे आने ही नहीं देगा। तो डेफिनेटली ये प्रिवेंटिव मेजर के रूप में हम यूज करते हैं। व्हेन एडमिनिस्टरिंग बाय द नेजोगैस्ट्रिक, कभी कभी पेशेंट जो है वो बेड रिडन है और पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा है और इस सिरप को हमें ट्यूब के द्वारा देना है, तो डेफिनेटली टैबलेट टू डिजोल्व इन वाटर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। हमने क्या किया, सुक्राल फैट की टैबलेट लिया, सुक्राल फैट जो है उसकी हमने टैबलेट ली, उस टैबलेट को डिजोल्व किया वाटर में, और डिजोल्व करके हम राइस ट्यूब के द्वारा पेशेंट को दे सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। क्यों? क्योंकि HCl और पेप्सिनोजन को जब आने ही नहीं देगी तो केमिकली फूड को ब्रेक डाउन कौन करेगा, और केमिकली जब फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फूड फर्दर नहीं जाएगा, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्स्टिपेशन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि सुक्राल फैट का साइड इफेक्ट, आंसर क्या लिखोगे, कॉन्स्टिपेशन। आंसर क्या लिखोगे बच्चों, कॉन्स्टिपेशन। तो ये थर्ड है। मैंने फर्स्ट पढ़ाया H2 रिसेप्टर, H2 ब्लॉकर। सेकंड मैंने यहाँ पर आपको PPI पढ़ाया, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। थर्ड बच्चों यहाँ पर मैंने आपको म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पर, दैट इज अ सुक्राल फैट। अब एक इंपॉर्टेंट ड्रग एंटासिड, कई बार आपने नाम सुना होगा, और एंटासिड पे भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी देयर इज अ एंटासिड। एंटासिड जो है, rapid effect occur in an empty stomach. It also take antacid 1 to 3 hour after meal. या थोड़ा वेरिएशन है, एक तो एंटासिड का जो तुरंत रिएक्शन होगा, तुरंत इफेक्ट आएगा, और एंटासिड जब भी लेते तो लगभग 1 to 3 hour आफ्टर मील लेते हैं। that we can say 1 to 3 hour after meal, 1 to 3 hour after meal, ये स्पेसिफिकेशन यहां पर
दूसरी बात है, अब एंटासिड में कौन कौन सी एंटासिड है वो भी हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले बच्चों में लिखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में बहुत सारे टाइप्स के एंटासिड आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे यहां पर बन सकते हैं एंटासिड पे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एक तो हाइपरफॉस्फेटीमिया में हम यूज कर सकते हैं। यदि पेशेंट को हाइपरफॉस्फेटीमिया है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जीआई ट्रैक्ट में, ये क्या करेगा, जीआई ट्रैक्ट में जाकर के फॉस्फेट के साथ बाइंड होगा। फॉस्फेट के साथ बाइंड होगा और फॉस्फेट के साथ बाइंड होने के बाद में एक्सक्रीट हो जाएगा। जब एक्सक्रीट हो जाएगा तो डेफिनेटली जो ब्लड में फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो कम होने लगेगा, जिससे हाइपरफॉस्फेटीमिया की कंडीशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा मैंने लिखा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, यहां पर भी कॉन्स्टिपेशन है। यदि एंटासिड आप किसी पेशेंट को यूज करते हो तो कॉन्स्टिपेशन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, आपने ये टर्म्स तो कई बार सुना होगा बदमाश बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट वी कैन से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहां पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहां पढ़ते हैं। यदि कोई पॉइजन का पेशेंट है, हॉस्पिटल में आया, पॉइजन का पेशेंट है, हॉस्पिटल में आया, तो डॉक्टर क्या करता है, गैस्ट्रिक लावेज। गैस्ट्रिक लावेज का मतलब है स्टोमक में प्रेजेंट कंटेंट को एस्पिरेट करना। गैस्ट्रिक लावेज करने के बाद में क्या करता है, स्टोमक को वॉश करता है और स्टोमक को वॉश करने के बाद पेशेंट को चारकोल प्लस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एडमिनिस्टर करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये 100 ml का आता है बच्चों, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, 100 ml का आता है। इन दोनों को मिक्स करके कहां पुट कर देते हैं, स्टोमक में। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो क्या कर रहा है, एंटासिड का काम कर रहा है। चारकोल क्या कर रहा है, उस रिमेनिंग वेस्ट या पॉइजन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इसकी वजह से पेशेंट में जो ब्लड में क्विक पहुंच रहा था वो कम हो जाएगा और ये स्टूल के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर भी चारकोल के साथ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को यूज करते हैं बच्चों, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट वी कैन से नेक्स्ट एंटासिड। याद रखिएगा बच्चों, जब भी हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो अवॉइड करना है अपेंडिसाइटिस और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट को। इन दोनों कंडीशन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड नहीं देते हैं। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में कभी भी हम लिक्विड फॉर्म नहीं देते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन है, फर्दर देंगे तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ेगा। दूसरा, ये अपेंडिक्स को रप्चर कर सकता है इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बढ़ करके। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट डायरिया होगा। यदि आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसी पर्सन को दे रहे हैं तो उस पेशेंट को डायरिया होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पुट किया बच्चों, दूसरा मैंने आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पुट किया। ये यहाँ पर दोनों एंटासिड है। और फर्दर हम एंटासिड की बात करें तो थर्ड वन है सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 एवरीबडी नो दैट अदर आल्सो वी कैन से एंटासिड। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज एवरीबडी नो कहां करते हैं, यदि पेशेंट को यहां पर हम एंटासिड के रूप में यूज कर रहे हैं तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इसको अवॉइड करते हैं हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन में। दो कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देते हैं, बट मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने में सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, क्योंकि HCO3 यदि किसी पेशेंट को देंगे तो याद रखना pH बढ़ेगी, और pH बढ़ेगी मतलब जो एसिडिक कंडीशन थी वो एल्कलिन में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों, एल्कलिन में जाएगा। तो एसिडोसिस में हम कॉमनली बाइकार्बोनेट को यूज कर सकते हैं। एसिडोसिस को ट्रीट करने में हम इस स्पेसिफिक ड्रग का यूज कर सकते हैं। ओके फाइन, ये तो बात हो गई यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जो बच्चों है अगेन नेक्स्ट एंटासिड है। यहां पर कुछ स्पेसिफिकेशन बताना चाहता हूं।
बिस्मथ सब सैलिसाइलेट, ये टर्म्स बच्चों में आगे फिर यूज करूंगा, ट्रिपल थेरेपी में यूज करूंगा, क्वाड्रिपल थेरेपी में यूज करूंगा। इस टर्म्स को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। बिस्मथ सब सैलिसाइलेट जो है, अगेन वी कैन से वन ऑफ द एंटासिड, वन ऑफ द एंटासिड दैट मींस किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो यहां 4 अलग अलग एंटासिड मैंने पुट किया। अब एंटासिड किसी पर्सन को यदि हम देते हैं तो एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन यहां पर बनेगा, इसका भी साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन है, कि यदि किसी पर्सन को एंटासिड दिया तो गैस्ट्रिक पीएच कितनी बढ़ जाएगी बच्चों, 1 से 2.0। आपको अच्छे से पता है, जब मैंने आपको गैस्ट्रिक पीएच पढ़ाया, जब आपको मैंने गैस्ट्रिक पीएच पढ़ाया तो वह मैंने पढ़ा था 0.9 से 1.2, दिस इज द गैस्ट्रिक पीएच। और मैंने कहा था बच्चों ये हाईली एसिडिक होता है, ये हाईली एसिडिक पीएच होता है। इसको हम गैस्ट्रिक पीएच की जगह स्टोमक की पीएच भी कहते हैं। और हाईली एसिडिक डेंजर होगा क्योंकि इरोजन कर रहा है। तो हमने एंटासिड दिया तो पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, बढ़ेगा बच्चों। जब पीएच बढ़ेगा तो एसिडिक धीरे धीरे एल्कलिन की टूवर्ड्स जाएगा और कॉम्प्लिकेशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसी पर्सन को हमने एंटासिड दिया तो एंटासिड की वजह से कितना जो पीएच है वो एलिवेट होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पर 4 अलग अलग मैंने एंटासिड आपको पुट किया। एग्जाम में चारों के साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी एंटासिड हम कहां यूज करते हैं इंपॉर्टेंट है, एंटासिड कितना पीएच बढ़ाता वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने कोशिश की कि यहां पर हमने H2 ब्लॉकर दिया, हमने यहां पर पीपीआई दिया, हमने यहां पर म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट दिया जिसको सुक्राल फैट कहते हैं, एंटासिड दिया। अभी भी यदि पेशेंट को सुधार नहीं हुआ तो फर्दर ड्रग की जरूरत पड़ेगी। और फर्दर ड्रग में भी हम देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं बच्चों। अभी हमने सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक है जो रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी को, मतलब गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी को कम करेंगे तो एचसीएल का प्रोडक्शन जो है या पेप्सिनोजन का प्रोडक्शन कम होगा। तो एंटीकोलिनर्जिक एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, जिसमें एट्रोपिन सल्फेट कॉमनली है। इसके अलावा गैस्ट्रिक दैट वी कैन से प्रोटेक्टेंट, मतलब गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट जो है स्टोमक की इनर मोस्ट लेयर को प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करेगा। इसको प्रोटेक्टिव एंटी सिक्रेटरी एक्शन का काम करेगा बच्चों, दैट वी कैन से गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट, इसका नाम लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन वर्क एज ए गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट फॉर देयर प्रोटेक्टिव और एंटी सिक्रेटरी एक्शन ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, जिसका नाम है म्यूकोजा। तो एंटीकोलिनर्जिक, उसके अलावा गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट, ये सपोर्टिव ड्रग हम यहाँ पर दे रहे हैं। यदि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर था बट इससे भी रिलीफ नहीं मिलता है तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा एक ड्रग यहाँ पर मीजोप्रोस्टेल दे सकते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी टाइम जो है अवॉइड करना है। ये जो दोनों ड्रग है ये गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट बच्चों। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ये दोनों ओबीजी में आप पढ़ते हो, ओबीजी में आप पढ़ते हो, बट यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में पेप्टिक अल्सर की जब हम बात करें और पेप्टिक अल्सर में जब गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट के रूप में ड्रग का यूज करते हैं तो यहाँ पर मीजोप्रोस्टेल और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों यूज कर सकते हैं। बट जब भी हम मीजोप्रोस्टेल का यूज करते हैं तो हमें देखना है कि पेशेंट कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। यदि प्रेगनेंसी में मीजोप्रोस्टेल देंगे तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो वहां पर हमें क्या करना बच्चों, अवॉइड करना है। देन अब क्या होता है, हमने यहाँ सिंगल ड्रग्स दे लिया, डबल दे लिया, आराम नहीं मिला। देन डॉक्टर नेक्स्ट स्टेप क्या लेता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देता है, ट्रिपल, फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है, क्वाड्रिपल। अब ट्रिपल थेरेपी में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि विच आर द ड्रग कम इनटू द ट्रिपल थेरेपी, विच आर द ड्रग कम इनटू द क्वाड्रिपल थेरेपी। तो यहां पर ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ट्रिपल थेरेपी में एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट करना है तो मैंने लिखा है 2 एंटीबैक्टीरियल और 1 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इफ नॉट इफेक्टिव विल गिवन, 2 एंटीबैक्टीरियल और उसके साथ 1 पीपीआई देना है, 1 पीपीआई देना है। और ये कॉम्बिनेशन यदि हम देते हैं तो हम ट्रिपल थेरेपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ट्रिपल थेरेपी। उसके बाद उससे आराम नहीं मिला तो क्वाड्रिपल थेरेपी। क्वाड्रिपल में क्या दिया है, इसमप्राजोल। देखिए बच्चों इसमप्राजोल क्या है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग है। मेट्रोनिडाजोल क्या है, एंटीबैक्टीरियल है बच्चों, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, वी कैन से एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक बोल सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन भी एंटीबैक्टीरियल है, ये भी आपका एंटीबैक्टीरियल ड्रग है।
बिस्मिथ सब सैलिसाइलेट बच्चों, ये एंटासिड, ये एंटासिड, कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने बताया था एंटासिड। तो यहां पर एक आपकी एंटासिड हो गया, दो आपके एंटीबैक्टीरियल हो गया, एक यहां पर प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो गया। तो यहां 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन है, 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन है। तो हम इसको सॉरी 4 ड्रग है बट 3 सब डिवीजन है, 3 सब डिवीजन, नॉट कॉम्बिनेशन, सब डिवीजन। सब डिवीजन का मतलब 3 अलग अलग फॉर्म की ड्रग्स है, जिसमें दो वी कैन से एंटीबैक्टीरियल है। यदि हम चाहें इसमें तो टेट्रासाइक्लिन वी आल्सो कंसीडर एंटीबायोटिक्स, आल्सो कंसीडर एंटीबायोटिक माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो याद रखना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और बिस्मथ सब सैलिसाइलेट हम यूज कर सकते हैं क्वाड्रुपल थ्योरी। यदि इससे भी आराम नहीं मिलता तो एक क्वाड्रुपल थ्योरी का और एक मौका बच्चों, एक और कॉम्बिनेशन में यहां पर पुट करना चाहता हूं। रेनिटिडीन हमने यहां पर यूज किसको कर लिया, H2 रिसेप्टर, रेनिटिडीन, देन एंटीबैक्टीरियल और वी कैन से एंटासिड, वी कैन से एंटासिड। देखिएगा बच्चों, H2 रिसेप्टर चेंज किसको किया, पीपीआई को। H2 रिसेप्टर के अलावा 2 या एंटीबैक्टीरियल हमने पुट किया, 2 या एंटीबैक्टीरियल हमने पुट किया। इस कॉम्बिनेशन के साथ भी हम जा सकते हैं। पहले हमने ट्राई किया पीपीआई के साथ गए, फिर हमने ट्राई किया रेनिटिडीन के साथ गए। दोनों में फर्क इतना ही है, पीपीआई और रेनिटिडीन H2 रिसेप्टर यहां पर चेंजेस हुए हैं। ये मैंने क्वाड्रुपल थेरेपी के 2 एग्जांपल पुट किए बच्चों। यदि ट्रिपल थेरेपी से काम नहीं चल रहा है तो क्वाड्रुपल थेरेपी, और क्वाड्रुपल थेरेपी में आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इन दोनों ऑप्शन के द्वारा पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। अभी भी हमने ड्रग से ट्रीट करने की कोशिश की। यदि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है तो किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, स्टार्ट किया था हमने बच्चों। यहां पर सबसे पहले हमने पढ़ा H2 रिसेप्टर, फिर हमने पढ़ा पीपीआई, फिर पढ़ा सुक्रालफेड, फिर पढ़ा एंटासिड, फिर उसके साथ साथ एंटीकोलिनर्जिक और गैस्ट्रिक प्रोटेक्टियन एजेंट के रूप में हमने प्रोस्टाग्लैंडिन और मीजोप्रोस्टोल को पढ़ा। उससे आराम नहीं मिला तो हमने ट्रिपल थेरेपी पढ़ा, उससे भी आराम नहीं मिला तो क्वाड्रुपल थेरेपी पढ़ा। अब भी आराम नहीं मिलेगा तो फिर और फर्दर ड्रग्स यहाँ पर एक एंटीबायोटिक के रूप में हम यूज कर सकते हैं। देखिएगा, यू कैन सी एंटीबायोटिक में क्लोरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन हम यूज कर सकते हैं, बट ड्रग रिस्पॉन्ड नहीं करती है। यदि ड्रग रिस्पॉन्ड नहीं करती, न्यूज आप लोगों के लिए क्लास को कैरी ऑन करते हुए बच्चों, सीआरपीएफ स्पेशल कोर्स, आपके अपने टीम JINC के द्वारा प्रिपेयर किया गया स्पेशल कोर्स, सीआरपीएफ स्पेशल वीडियो बेस्ड कोर्स, जिसमें सबसे खास बात यहां पर मैथ्स और रीजनिंग। याद रखिएगा, सीआरपीएफ में मैथ्स और रीजनिंग का एक बड़ा पार्ट आने वाला है। लगभग 40 to 45% रीजनिंग और मैथ्स आएगा, और रीजनिंग मैथ्स कंप्लीट इस सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। और ये कोर्स को परचेज करने के लिए 1499 आपको पे करना होगा। और नर्सिंग के साथ साथ रीजनिंग मैथ्स इस कोर्स में अवेलेबल है, और इस कोर्स को परचेज करके आप अपने सीआरपीएफ का सपना पूरा कर सकते हो। तो इस कोर्स को परचेज करने के लिए हमेशा की तरह प्ले स्टोर पे जाना होगा, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉगिन करना है और इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और कोर्स को परचेज करने के बाद पहले वीडियो को सुनना है, फिर सेल्फ नोट्स बनाने हैं, और धीरे धीरे आप अपने आप को इस इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये एक और गुड न्यूज आप लोगों के लिए थी बच्चों, जो लगातार आपकी डिमांड JINC परिवार से की जा रही है। हम कोशिश करें हर डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं बच्चों। तो फाइनली हमें सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। वी नीड टू बी डू सर्जिकल इंटरवेंशन, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ड्रग थी वो डिफरेंट वर्क कर रही थी, उनसे रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो नीड टू बी फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। अब पहले हम कोशिश करते हैं इनिशिएटिव में सिम्टम मिनिमाइज करने वाली सर्जरी हम यहाँ पर पढ़ते। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बच्चों वेगोटॉमी लिखा है। वेगोटॉमी के द्वारा हम क्या करते हैं, कटिंग वेगस नर्व टू इंटरप्ट मैसेज सेंड फ्रॉम ब्रेन टू स्टोमक टू रिड्यूस एसिड सेक्रेशन। मैंने आपको स्टोमक की नर्व सप्लाई पढ़ाई थी ना बच्चों, वहां पर मैंने कहा था वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक साथ जा रहा है, बट यहाँ पर वेगस नर्व क्या कर रहा है, HCl या गैस्ट्रिक सेक्रेशन को बढ़ाने का काम कर रहा है। ड्रग से हमने ट्राई किया, रिलीफ नहीं मिला, अब वेगस नर्व को कट करते हैं। तो वेगस नर्व सप्लाई रुकेगा तो एटलीस्ट HCl और फर्दर सब्सटेंस का प्रोटेक्शन कम होगा। तो वेगोटॉमी जो है, वेगोटॉमी बच्चों 2 तरह का है, ट्रंकल वेगोटॉमी और सिलेक्टिव वेगोटॉमी। मैंने दोनों पुट किया है। ट्रंकल वेगोटॉमी
एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो नर्व दिख रहा है दैट वी कैन से वेगस नर्व, दैट वी कैन से वेगस नर्व। यदि हम वेगस नर्व को पूरा ही कट कर देते हैं, मतलब सीधा कि ये आपका वेगस नर्व आया, आने के बाद वेगस नर्व की फर्दर ब्रांचेस बना, इस तरीके से ब्रांचेस बनी, एक ब्रांच ऐसे सप्लाई हुआ, एक दूसरी ब्रांच जो है वो ऐसे नर्व सप्लाई किया, ये सारी ब्रांच वेगस नर्व। यदि हमने वेगस नर्व को पूरा ही काट दिया तो 50% प्रोडक्शन कम हो जाएगा, दैट वी कैन से ट्रंकल वेगोटोमी। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रंकल वेगोटोमी। और यदि हमें वेगस नर्व की ब्रांचेस को कट किया, ब्रांचेस को कट किया तो मतलब सिलेक्टिव वेगोटोमी। क्या होगा बच्चों? सिलेक्टिव वेगोटोमी। इस पिक्चर में ध्यान से देखना, यदि हमने ब्रांचेस को कट किया तो पार्शियल बोल सकते हो, सेलेक्टिव बोल सकते हो, और हमने पूरे वेगस को नर्व को कट किया तो दैट वी कैन से ट्रंकल वेगोटोमी। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रंकल वेगोटोमी। तो वेगोटोमी का मेन पर्पज है कि हम सर्जिकल इंसिजन देख करके वेगस नर्व को कट करते हैं, क्योंकि वेगस नर्व जब नर्व सप्लाई करता है तो यहाँ ब्रांचेज है, ये सारी जो ब्रांचेज दिख रहा है बच्चों ये वेगस नर्व की ब्रांच है। जब हम पूरा वेगस नर्व काट रहे हैं तो इसका मतलब ट्रंकल वेगोटोमी कर रहे हैं। जब हम ब्रांचेस को कट करें तो पर्टिकुलर जगह सप्लाई को कम करें तो सिलेक्टिव वेगोटोमी होगा बच्चों। क्या होगा? सिलेक्टिव वेगोटोमी होगा। तो ये एक सर्जिकल इंटरवेंशन है जो कहीं न कहीं HCl के प्रोडक्शन को कम करने में रोल प्ले करेगा बच्चों। अभी भी श्योरिटी नहीं है कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर ठीक हो, क्यों आगे फर्दर मेजर सर्जरी भी हम यहां पर करेंगे जो एग्जाम पर्पज ऑफ यूज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन। यदि हम फर्दर कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो नेक्स्ट लिखा एंट्रेक्टोमी। आपको याद होगा दिस इज योर इसोफेगस, दैट इज योर स्टोमक, दैट इज योर स्टोमक। और यहां मैंने कहा था दिस इज योर कार्डिया, दैट इज अ फंडस, दैट इज अ बॉडी, दैट इज अ पाइलोरस। और पाइलोरस का एंड वाला जो ये पोर्शन है इसको मैंने कहा था एंट्रम। क्या कहा था? एंट्रम। और याद होगा जब मैंने आपको गैस्ट्रिक अल्सर पढ़ाया था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो गैस्ट्रिक अल्सर की मोस्ट कॉमन साइट क्या थी? एंट्रम थी। क्या थी? एंट्रम थी। और एंट्रेक्टमी में क्या किया? एंट्रेक्टमी में क्या किया? इस एंट्रम को निकाला, मतलब ये आपका इसोफेगस, ये आपका स्टोमक और ये आपका ड्यूडिनम, ये आपका ड्यूडिनम, ये वो पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? एंट्रम। और एंट्रेक्टमी में हमने क्या किया? इस एंट्रम को निकाल लिया, इस एंट्रम को क्या किया बच्चों? निकाल दिया। और जो बचा हुआ पोर्शन था, जो स्टोमक का बचा हुआ पोर्शन था, उसको क्या कर दिया? एनास्टोमोसिस। क्या कर दिया? एनास्टोमोसिस कर दिया। मतलब बचे हुए पोर्शन को आपस में जोड़ दिया, ताकि जहां पर गैस्ट्रिक अल्सर कॉमनली फाइंड आउट हो रहा है उस पोर्शन को निकाल लिया तो कंडीशन और फर्दर स्प्रेड ना हो, और वहां पर क्या कॉज कर दिया बच्चों? एनास्टोमोसिस। दैट सर्जरी वी कैन से एंट्रेक्टमी। क्या बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? एंट्रेक्टमी। ओके फाइन। अब एंट्रेक्टमी हमने यहाँ पर पेशेंट का किया जिसमें सिर्फ एंट्रम को निकाला। फिर आता पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी का मतलब ये हम ड्यूडिनल अल्सर में कर रहे हैं। ओपनिंग इनटू द ड्यूडिनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरस आर एनलार्ज। क्या हुआ पाइलोरोप्लास्टी में? जैसे इसोफेगस, स्टोमक, दैट वी कैन से पाइलोरस, दैट वी कैन से पाइलोरस। ये जो पोर्शन था लास्ट वाला जो पोर्शन है स्टोमक का, दैट वी कैन से पाइलोरस। सॉरी, ये ड्यूडिनल में नहीं करेंगे बच्चों, ये गैस्ट्रिक में ही करेंगे। पाइलोरस। अब जो पाइलोरस में क्या था, यहाँ पर अल्सर होने की वजह से पाइलोरस एकदम कंजस्टेड हो गया, तो इसको क्या कर दिया? फैला दिया, जिससे ये सब्सटेंस कहाँ एंटर कर गया? फर्दर ड्यूडिनम, जुजिनम होता हुआ बाहर निकल गया। तो दैट सर्जरी वी कैन से पाइलोरोप्लास्टी। प्लास्टिक का मतलब होता है रिपेयरमेंट। प्लास्टी वर्ड जहां पर भी आता है तो वी कैन से रिपेयरमेंट, मतलब हमने उसको कट नहीं किया, रिपेयर किया। और रिपेयर में क्या किया? ड्यूडिनम की तो टूवर्ड्स जो ओपनिंग था उसको एनलार्ज कर दिया, जो इजिली कंटेंट किस में जाने लग गया बच्चों? ड्यूडिनम। किस में जाने लग गया? ड्यूडिनम में। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पूछा जा सकता है कि पाइलोरोप्लास्टी क्या होता है। ओके फाइन, ये तो थी माइनर सर्जरीज। फाइनली हम जाते हैं लार्ज सर्जिकल इंटरवेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी, गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी, इसको हम बिलॉर्थ 1 बोलते बच्चों, इसको हम बिलरॉथ 1 बोलते हैं, बिलरॉथ 1 प्रोसीजर। देखिए गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी,
गैस्ट्रोड्यूडेस्टोमी। एक बात और क्लियर कर देता हूं, गैस्ट्रोड्यूडेस्टोमी हम लोग ज्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट को, गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट को ये सर्जरी करते हैं। कैसे, क्या करेंगे? यहां लिखा है कि रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ एंट्रम ऑफ द स्टोमक एज वेल एज स्मॉल पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम एंड पाइलोरस, रिमेनिंग सेगमेंट इज एनास्टोमोसिस टू ड्यूडिनम। मतलब क्या हुआ? इस पिक्चर को देखिएगा, ये वो एरिया स्टोमक का जिसको हम पाइलोरस या पाइलोरिक एंट्रम बोल सकते हैं। यहां पर पेशेंट को क्या हुआ है? गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है। क्या हुआ है? गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है। तो एंट्रम का लोअर पोर्शन, ड्यूडिनम का स्मॉल पोर्शन, इसको हमने क्या किया बच्चों? रिमूव किया। और इसको रिमूव करने के बाद में स्टोमक को ड्यूडिनम, ये जो दिख रहा है दिस इज योर ड्यूडिनम, दैट इज योर स्टोमक। और स्टोमक को किसके साथ जोड़ दिया? ड्यूडिनम के साथ। इस पिक्चर में देखिएगा, यहां पर जो प्रेजेंस, ये डॉट को देखिएगा, यहां पर जो प्रेजेंस पार्ट था स्टोमक का, लास्ट पार्ट, जिसको हमने क्या कहा बच्चों? एंट्रम। और एंट्रम को निकाला, और एंट्रम को निकालने के बाद में रिमेनिंग पोर्शन था, उस पोर्शन को किसके साथ जोड़ दिया? ड्यूडिनम के साथ। किसके साथ जोड़ दिया? ड्यूडिनम के साथ जोड़ दिया। और इस जोड़ने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? एनास्टोमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो इस सर्जरी का नाम है बिलोर्थवन। एक बार फिर से मैं टैली करो बच्चों, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। अगेन यू कैन सी दिस इज योर स्टोमक, दिस इज योर स्टोमक, दैट इज अ ड्यूडिनम। हमें कहानी कहां की समझनी है? एंट्रम की। एंट्रम वो मोस्ट कॉमन साइट है किसकी? गैस्ट्रिक अल्सर की। तो उस समय क्या किया? एंट्रम पार्ट किसका? पाइलोरस का। यदि पेशेंट को एंट्रम के अंदर पेप्टिक अल्सर डेवलप हुए हैं तो इस एंट्रम को हमने क्या किया? रिमूव किया। एंट्रम को रिमूव किया, साथ में ड्यूडिनम के कुछ पोर्शन को निकाला, ड्यूडिनम के कुछ पोर्शन को निकाला, और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था उसको हमने किसके साथ जोड़ दिया? ड्यूडिनम के साथ जोड़ दिया। किसको साथ जोड़ दिया बच्चों? ड्यूडिनम के साथ। तो गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, ड्यूडिनम दोनों जब आपस में कनेक्ट कर दिया, एंट्रम को हमने निकाल दिया, दैट सर्जरी वी कैन से गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, पूछा जाएगा किस किस को निकालते हैं, या ज्यादातर पूछते हैं कि बिलरोथ 1 किसको बोलते हैं? बिलरोथ 1 किसको बोलते हैं? तो गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी को बोलते हैं। ये कॉमनली कहां प्रीफर करते हैं? तो आपको आंसर लिखना होगा, इफ द पेशेंट सफर विथ गैस्ट्रिक अल्सर, इफ द पेशेंट सफर विथ गैस्ट्रिक अल्सर। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इस सर्जरी से यदि रिलीफ नहीं मिलता तो एक और ड्यूडिनल अल्सर की सर्जरी है जिसका नाम है गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी या बिलरोथ 2। अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, जिजुनोस्टोमी, जिजुनोस्टोमी का मतलब जिजुनम, और जिजुनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट से एनास्टोमोसिस कर दिया जाएगा, एनास्टोमोसिस कर दिया जाएगा। देन हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, गैस्ट्रोजिजिनोस्टोमी में क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ द डिस्टल थर्ड ऑफ स्टोमक, स्टोमक का लास्ट पार्ट, एनास्टोमोसिस विद द ड्यूडिनम और जिजुनम, remove gastric producing cell in the antrum and part of the parietal cell। ठीक है, पैराइटल सेल का पार्ट और गैस्ट्रिक प्रोड्यूसिंग सेल जो एंट्रम है उसको निकालेंगे हम। बट हमने क्या किया? ऑलमोस्ट डिस्टल थर्ड ऑफ स्टोमक को एनास्टोमोसिस किया, या तो ड्यूडिनम के साथ किया तो ड्यूडिनोस्टोमी हो गया, जिजुनम के साथ किया। इस पिक्चर को ध्यान से देखना, ये आपका स्टोमक है, ये आपका ड्यूडिनम है, ये आपका जिजुनम, ध्यान से देखना, और ये इलियम है, ये इलियम है। क्या हुआ? ड्यूडिनम, जुजुनम और इलियम ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। किसके पार्ट है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रॉब्लम क्या हुआ? पेशेंट को गैस्ट्रिक या ड्यूडिनल अल्सर जब होगा तो यहां से ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट जो है डिस्टल थर्ड ऑफ स्टोमक और आपका ड्यूडिनम जो पूरा ही क्या कर दिया? कट कर दिया, स्टोमक को सीधा क्या कर दिया? एनास्टोमोसिस किसके साथ बच्चों? जिजुनम के साथ। किसके साथ कर दिया? जिजुनम के साथ। सीधी कहानी बन गई बच्चों गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी। गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी याद रखिएगा, स्टोमक और जुजिनम को जोड़ना गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एनास्टोमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो पहला गैस्ट्रोड्यूडिनोस्टोमी, दूसरा गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी। पहली सर्जरी का नाम बिलरोथ 1, दूसरी का नाम बिलरोथ 2।
याद रखना ये 2 मेजर सर्जरियां, और इससे भी आराम नहीं मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिला। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्टोमक को ही निकालो, कहानी खत्म। ना तो HCl आएगा, ना पेप्सिनोजन आएगा, ना पेप्टिक अल्सर रिकरेंट होगा। तो लास्ट जो इसके बाद मेजर सर्जरी के बाद जो ऑप्शन बचता है, दैट वी कैन से टोटल गैस्ट्रेक्टमी टू रिमूवल ऑफ द स्टोमक। टोटल मतलब कंप्लीट, गैस्ट्रेक्टमी का मतलब रिमूवल ऑफ स्टोमक, पूरा स्टोमक ही निकाल ले, पूरा स्टोमक ही निकाल लेते हैं। दैट सर्जरी वी कैन से टोटल गैस्ट्रेक्टमी। देन माय डियर, याद रखना जब भी पेशेंट का हम लोग गैस्ट्रेक्टमी कर देंगे, टोटल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे, तो पेशेंट को कंटिन्यू विटामिन B12 चाहिएगा लाइफ लॉन्ग। क्योंकि बच्चों क्यों चाहिए? क्योंकि जो पेशेंट का स्टोमक था उसमें कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, यहाँ पर एक ग्लैंड थी जिसका नाम है फंडिक ग्लैंड। याद होगा एक ग्लैंड थी बच्चों, इसका नाम है फंडिक ग्लैंड या मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसी ग्लैंड के अंदर आपने देखा होगा एक स्पेसिफिक सेल है जिसका नाम है दैट इज अ पैराइटल सेल। क्या था बच्चों नाम? पैराइटल सेल। और पैराइटल सेल जो है ये किसको सिक्रीट कर रही थी? इंट्रिंसिक फैक्टर को। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये विटामिन B12 को बाइंड कर रहा था, विटामिन B12 को बाइंड करके और वापस इलियम में पहुंच करके इसको एब्जॉर्ब करवा रहा था। तो जैसे ही स्टोमक निकलेगा तो डेफिनेट इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी, और इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी तो विटामिन B12 का बाइंडिंग नहीं होगा, रिसेप्टर नहीं होगा, मिलेगा इसको, और विटामिन B12 की कमी होके पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। इसलिए पेशेंट को यदि टोटल गैस्ट्रेक्टमी किया है तो पर्नीशियस एनीमिया से बचाने के लिए लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 सप्लीमेंट देना पड़ सकता है, ओके फाइन। कभी कभी हम पूरा स्टोमक नहीं निकाल के सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, तो एक्सपेक्टेड द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज विल बी डार्क ब्राउन कलर नेक्स्ट 12 to 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। यदि हमने पेशेंट को सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी किया है और अगले 24 घंटे तक पेशेंट का नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा जो ड्रेनेज आ रहा है वो एक्सपेक्टेड ड्रेनेज हम पूछे तो आपको आंसर क्या लिखना? डार्क ब्राउन। क्योंकि ब्लड भी होगा, कुछ एंजाइमिक सब्सटेंस भी होगा, कुछ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस भी होगा। तो आने वाले जो 24 आवर्स का जो ड्रेन होगा वो ड्रेन का कलर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको लिखना है डार्क ब्राउन। क्या लिखोगे बच्चों? डार्क ब्राउन कलर के रूप में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा जो एक्सक्रीशन होगा दैट वी कैन से डार्क ब्राउन इन कलर। ड्यूरेशन पूछे तो 12 to 24 आवर्स। अब आती कि डियर नर्सेज जो है पोस्ट ऑपरेटिव क्या इंटरवेंशन करेगी? पेशेंट को पेप्टिक अल्सर था, पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट से देखा, सर्जिकल मैनेजमेंट किया। अब डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली कैसे ट्रीट करते? पोस्ट ऑपरेटिवली आई वाज पुट एट फाउलर पोजीशन टू कंफर्ट प्रमोट ड्रेनेज। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कि पेप्टिक अल्सर के सर्जरी के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? फाउलर। और फाउलर का नाम जैसे आता है तो याद रखना 45 to 60 डिग्री एंगल, दैट वी कैन से फाउलर पोजीशन। देन बाउल साउंड को असिस्ट करना जरूरी, क्योंकि सर्जरी होती है तो बाउल साउंड अल्टर्ड होते हैं। याद रखना एग्जाम में नॉर्मल बाउल साउंड पूछते हैं तो 5 to 35 पर मिनट, और एटलीस्ट 1 every 5 to 15 मिनट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, नॉर्मल बाउल साउंड पूछा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी यही पूछते हैं कि हाई पिच बाउल साउंड जो है, हाई पिच बाउल साउंड जो है वो कहाँ फाइंड आउट होता है? तो लिखना प्रेजेंट ऑन इलियम वाला जो एरिया है, इलियोसिकल जो जंक्शन है, वहाँ हाई पिच बाउल साउंड को हम सुनते हैं। और नॉर्मली 5 से 15 पर मिनट होता है, 5 to 35, कुछ बुक्स में 45 तक भी दिया होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू है 5 से 35 पर मिनट, दिस अ नॉर्मल बाउल साउंड। और एटलीस्ट जो है 1 every 5 to 15 सेकेंड, हर 5 से 15 सेकेंड में एक बाउल साउंड सुनाई देता है। और ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्जरी के बाद में बाउल साउंड की यदि प्रेजेंस होगा तो पेशेंट को आप माउथ या ओरली सब्सटेंस को एडमिनिस्टर कर सकते हो, दैट वी कैन से बाउल साउंड। देन
प्रोग्रेस डाइट जो है एनपीओ से स्टार्ट करना है धीरे धीरे, 6 ब्लैंड मील पर डे। अगेन एग्जाम का क्वेश्चन बच्चों कि जैसे जैसे पेशेंट को एनपीओ से स्टार्ट करके जब क्लियर वाटर से अपन ट्रांसफर करते डाइट पे, तो 6 स्मॉल प्लान्ड मील पर डे हम पेप्टिक अल्सर के पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को दिया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि डाइट जब भी हम एडमिनिस्टर करेंगे तो कैसा होगा, ब्लैंड मील होगा, क्योंकि ज्यादा फूड हम यहाँ पर पेशेंट को नहीं दे सकते। अब बात आती है कि यदि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर था और पेप्टिक अल्सर के बाद उसको सर्जरी हुआ तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है कि यदि किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर था, सर्जरी हुआ, तो सर्जरी होने के बाद फर्दर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हैमरेज का मतलब escaping of blood from blood vessels, my loving future nursing officer। डेफिनेटली सर्जरी के बाद हेमरेज की प्रोबेबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डंपिंग सिंड्रोम, सिम्टम अकरिंग 30 मिनट आफ्टर ईटिंग। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब होता है रैपिड emptying of stomach content in intestine। मतलब सीधा है, जब हमने पेशेंट को गैस्ट्रिक रिसेक्शन किया, गैस्ट्रिक रिसेक्शन का मतलब हुआ स्टोमक को निकाला, तो खाना जो खाए सीधा कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले तो भाई स्टोमक क्या करता था, फूड का रिजर्वायर था। मैंने कहा था ना, फूड का रिजर्वायर कौन होता है, स्टोमक। तो कुछ टाइम के लिए फूड को वहां रिजर्व रखता था। अब क्या होगा, जैसे ही आपने खाना खाया वो फर्दर क्या हो जाएगा, वो एंटर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डेफिनेटली फर्दर कॉम्प्लिकेशन भी कॉज हो सकते हैं। तो ये गैस्ट्रिक रिसेक्शन का कॉम्प्लिकेशन है। और सिम्टम जो है डंपिंग सिंड्रोम का, मैं अर्ली और लेट दोनों पढ़ाऊंगा। हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, स्वेटिंग भी होता है, पाल्पिटेशन भी होता है। वो आगे मैं डिटेल में जब आपको डंपिंग सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। बट इतना याद रखना, यदि पेशेंट को गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर था, सर्जरी हुआ, तो डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है। डंपिंग सिंड्रोम का मीनिंग है रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द स्टोमक कंटेंट इनटू द इंटेस्टाइन, दैट कंडीशन वी कैन से डंपिंग सिंड्रोम। उसके अलावा डायरिया हो सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन कॉज पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। यदि पेशेंट को विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, क्योंकि स्टोमक को निकाला तो पर्निशियस एनीमिया होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहां तक जितना हमने पढ़ा बच्चों, यहां तक जितना हमने देखा, दैट थिंग विच इज बिलोंग फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर और वी कैन से गैस्ट्रिक अल्सर। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ पर बनने की संभावना है। और आई होप कि ये इम्पोर्टेंट क्लास जो था आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। हर कंटेंट को कवर करने की कोशिश की है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा और फिर मुलाकात करते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। क्लास को एंड होने से पहले जेएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुकलेट्स, इन बुकलेट्स के अंदर थ्योरी, बेसिक, एनक्लेक्स पैटर्न, वो सब कुछ कंटेंट पुट किया है। इवन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड है। और नर्सिंग के जो सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड किए गए बच्चों, उसमें रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा सब कुछ होगा। बस इस इंपॉर्टेंट बुकलेट को परचेज करने के लिए आपको 1599 पे करना होगा। उसके लिए जेएनसी जोधपुर की वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। इस कोर्स को बुक्स को परचेज कर सकते हो। बुक्स को परचेज करने के बाद ये बुक्स आपके दिए गए एड्रेस पे आपके घर पे पहुंचेगी, और जिसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर पुट किए गए हैं। आपकी आने वाले एग्जाम में काफी मददगार साबित हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश जेएनसी नहीं पहुंच पा रहे, पढ़ने में या आने में असमर्थ हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होगा। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले कल बच्चों याद दिला देता हूं, कल अपनी ओबीजी की क्लास एज यूजुअल हमेशा की तरह ठीक 5 बजे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए इस कोविड-19 में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना, किसी के पीठ के पीछे बुराई मत करना, हो सके तो किसी का भला करना, और हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा, चेहरे पे स्माइल बनी रहे ताकि आपको देख के कोई और भी खुश हो सके।
तो कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।